वेलकम बैक टू टुडे एग्जाम एनालिसिस। तो आइए हम लोग बात करेंगे आज 60 क्लासेस में, यानी कि जो हमारी दिल्ली पुलिस की और यूपी पुलिस की 60 क्लासेस की सीरीज़ चल रही, उसमें आज होगी हमारी थर्ड सीरीज़। अभी ये आने में थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी, इश्यूज आ रहे थे, इस वजह से। ठीक, तो चलते हम लोग बात करेंगे दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस के टॉप क्वेश्चनों के विषय में, जो कि एग्जाम व्यू पॉइंट से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक, बात करते हैं। इसमें आज हमारा होगा वैसे तो कुछ 26वां क्वेश्चन। हम 25 क्वेश्चन अभी तक आपको 2 क्लासों में करा चुके हैं, लेकिन आज हमारा होगा 26वां क्वेश्चन, लेकिन ये हमारा होगा आज का पहला क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से कौन सा हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है? ठीक, इसमें आप लोगों के ऑप्शन है सुकोत्रा, श्रीलंका, मेडागास्कर, ग्रांडे टेरे। इसमें से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेडागास्कर। मेडागास्कर जो है ये हमारा हिंद महासागर में मोजाम्बिक चैनल के पार पूर्वी अफ्रीका के तट पर एक द्वीप देश है। ठीक, यह इंडोनेशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है और यह हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक, नेक्स्ट कि सुकोत्रा या सुकोत्रा हिंद महासागर में यमन गणराज्य का एक द्वीप है। ठीक, यह द्वीप इतना अलग थलग है कि इसके पौधे के जीवन का 1/3 हिस्सा, कितना 1/3 हिस्सा इस ग्रह पर कहीं और नहीं पाया जा सकता है। नेक्स्ट कि श्रीलंका, जिसे सिलोन के नाम से जाना जाता है, दक्षिण एशिया का द्वीपीय देश है। ठीक, अगर आपको पूछा जाए कि दक्षिण एशिया का द्वीपीय देश किसे कहा जाता, तो श्रीलंका को कहा जाता है। श्रीलंका को हम लोग दक्षिणी किस वजह से कह सकते हैं, तो श्रीलंका जैसे कि हाँ ये हमारा दक्षिण का एरिया है और ये हमारा दक्षिण के एरिया में ही श्रीलंका आता है। ठीक, नेक्स्ट कि यह हिंद महासागर में स्थित और भारतीय उपमहाद्वीप से मन्नार की खाड़ी और पाक जलसंधि द्वारा अलग किया जा गया है। ठीक, नेक्स्ट ग्रांडे टेरे द्वीप, इसे लेसर एंटील्स में ग्वाडलूप के पूर्वी आधे हिस्से का नाम है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड, कौन सा मुगल सम्राट फरगना की गद्दी पर बैठा? ठीक, तो फरगना की गद्दी पर कौन बैठा? ऑप्शन है आपके बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब। जिसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बाबर। बाबर जो है ये भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। उसने 1526 से 1530 तक मुगल वंश का पर शासन किया। नेक्स्ट पॉइंट में बाबर फरगना से भारत आया था। जब यह केवल 12 वर्ष का था तब बाबर 1494 में फरगना की गद्दी पर बैठा था और वह अपने पिता की तरफ से तैमूर वंश का था, अपनी माता की तरफ से चंगेज खान के वंश का था। ठीक, उसने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया, फिर 1526 में दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। उसने 1527 में खानवा और मेवाड़ के राजा राणा सांगा को हराया। उसने 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया। बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी बाबर की आत्मकथा है। 1530 में आगरा में उसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट बात करें कि दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश कौन था? खिलजी वंश, गुलाम वंश, तुगलक वंश या सैयद वंश। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुलाम वंश। गुलाम वंश हमारा दिल्ली पर पहला सल्तनत का राजवंश है। ठीक, बात करें इसके विषय में, तो दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंशों का शासन था। गुलाम वंश 1206 से 1290 तक, खिलजी वंश 1290 से 1320 तक, तुगलक वंश 1320 से 1412 तक। नेक्स्ट सैयद वंश 1414 से 1450 तक, लोधी वंश 1451 से 1526 तक। बात करें कि गुलाम वंश की, तो गुलाम वंश लगभग 84 वर्ष तक शासन किया। यह भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश था। मोहम्मद गौरी के दास कुतुबुद्दीन
ऐबक जो अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासन में आया और गुलाम वंश की स्थापना की। उसने दिल्ली में कुतुब मीनार बनवाया, लेकिन इसको पूरा किसने कराया? इल्तुतमिश ने कराया था। ठीक। और गुलाम वंश का अगला महत्वपूर्ण राजा शमसुद्दीन यानी इल्तुतमिश था, जो स्वयं कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। जो इल्तुतमिश था ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और इसी ने कुतुब मीनार को पूरा कराया था। ठीक। इल्तुतमिश की सक्षम बेटी कौन थी? रजिया बेगम या रजिया सुल्तान पहले एकमात्र महिला मुस्लिम शासिका थी जो दिल्ली के सिंहासन पर बैठी थी। और इल्तुतमिश का एक सबसे छोटा पुत्र था नसरुद्दीन महमूद। ये 1245 में सुल्तान बना। उसके शासनकाल के दौरान मुख्य शक्ति उसके प्रधानमंत्री बलबन के हाथों में थी। मोहम्मद की मृत्यु के बाद यानी नसरुद्दीन की मृत्यु के बाद बलबन सीधे गद्दी संभाली और दिल्ली पर शासन किया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2023 विश्व जल दिवस का विषय क्या रहा। ऑप्शन है हमारे जैसे पहला कि मूल्यवान जल, या एक्सेलरेटिंग चेंज, या सभी के लिए सुरक्षित जल, या पानी के लिए प्रकृति, जिसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एक्सेलरेटिंग चेंज। दुनिया भर में हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 2023 का विषय जल और स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेजी लाना है। और दिन का उद्देश्य वैश्विक जल संकट को जागरूकता बढ़ाना है। पर्यावरण और विकास रियो डी जेनेरो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1992 में विश्व जल दिवस के लिए विचार सामने रखा गया था। विश्व जल दिवस 2022 की थीम भूजल अदृश्य को दृश्य बनाना, ये 2022 की थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल वर्षा किसके द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है? ठीक। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, या नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जिसमें से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक। ये जो अम्ल वर्षा है ये अम्लीय वर्षा है जिसे अम्लीकृत किया गया है। यह तब बनता है जब सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वातावरण में नमी के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। 5.6 pH के साथ बारिश हो रही है। अम्लीय वर्षा विशेष रूप से झीलों, नदियों और जंगलों और पारिस्थितिकी तंत्रों में रहने वाले पौधों और जानवरों के लिए हानिकारक है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राज्यों में विधान परिषद के उन्मूलन या निर्माण के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? अनुच्छेद 131 या अनुच्छेद 142, 161 या 169, जिसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 169। अनुच्छेद क्या कहता है कि अनुच्छेद राज्यों में विधान परिषदों के उन्मूलन या निर्माण के बारे में बताता है। न्यूज़ अभी हाल ही में कुछ न्यूज़ में है, क्या है आइए बात करते हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार ने एक विधान परिषद स्थापित करने का निर्णय लिया है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा कि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक विधान परिषद स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो हमारा राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। अनुच्छेद 131 क्या कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र है। अनुच्छेद 142 क्या कहता है कि उच्चतम न्यायालय के आदेशों और आदेशों का प्रवर्तन और खोज आदि के संबंध में आदेश। अनुच्छेद 161 की क्षमा आदि प्रदान करने और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने या हटाने या कम करने की राज्यपाल की शक्ति है। अगर राज्यपाल से पूछे तो राज्यपाल से संबंधित 161 आर्टिकल भी हमारा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1904 में किसने अभिनव भारत को क्रांतिकारियों के गुप्त समाज के रूप में संगठित किया? तो बी.डी. सावरकर, या प्रफुल्ल चाकी, या सचिन सान्याल, रास बिहारी बोस,
जिसमें से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बी डी सावरकर। बी डी सावरकर के बारे में बात करें तो अभिनव भारत समिति या यंग इंडिया सोसाइटी 1904 में स्थापित किया गया था। यह एक गुप्त समाज भी है। इसकी स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने या बी डी सावरकर ने की और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने यानी जी बी सावरकर। ठीक। अभिनव भारत समिति की शुरुआत नासिक में मित्र मेला के समय हुई थी और 1904 में इसका नाम बदलकर स्वतंत्र वीर विनायक सावरकर कर दिया गया था। बात करें कि 1952 में अभिनव भारत सोसाइटी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाफिंग गैस है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें से राइट आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें तो नाइट्रस ऑक्साइड एक रासायनिक यौगिक है। इसे लाफिंग गैस भी कहते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड का N2O। ठीक। पूर्व भारतीय खालिस्तान कप्तान बाबू मणि का 20 नवंबर 2022 को निधन हो गया था। वह किससे संबंधित है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या बास्केटबॉल। तो ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फुटबॉल। पूर्व भारतीय कप्तान बाबू मणि का 20 नवंबर 2022 को निधन हो गया है। उन्होंने 55 अंतर्राष्ट्रीय मैच ऑन में प्रतिनिधित्व किया है। 1984 में AFC यानी एशिया कप के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय टीम का हिस्सा थे। मणि 1985 से 1987 के दक्षिणी एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय टीम के भी सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत 2023 में नई दिल्ली में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। 2020 चैंपियनशिप किस देश में आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन है तुर्की, चीन, ओमान या मिस्र। तो राइट आंसर होगा तुर्की। आइए बात करते हैं कि 2023 में नई दिल्ली में महिला विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। 2006 और 2018 चैंपियनशिप आयोजित करने के बाद यह तीसरी बार होगा जब भारत महिला प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। यह इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन यानी IBA और बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, बॉक्सिंग ऑफ फेडरेशन इंडिया BFI द्वारा आयोजित किया जाएगा। 2022 चैंपियनशिप इस्तांबुल तुर्की में 8 से 20 में चला, जो कि 2022 में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट बात करें कि विद्युत का SI मात्रक क्या है? क्या वाल्ट है, एम्पियर है, वाट है या जूल है? इसमें से राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी वाट। विद्युत का SI मात्रक वाट होता है। ठीक। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को नवंबर 2022 में पश्चिम बंगाल राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था? जगदीश धनखड़, डॉक्टर CV आनंद बोस, लाडली गणेशन या इनमें से कोई नहीं। तो डॉक्टर CV आनंद बोस को पश्चिम बंगाल के 2022 में राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। पूर्व सिविल सेवक डॉक्टर CV आनंद बोस को पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, जो कि हम लोग बात कर चुके 169 की भी, 161 की भी। ये सब किससे? राज्यपाल से ही संबंधित हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अर्पिंदर सिंह किस खेल से जुड़े हैं? फार्मूला रेस, ट्रिपल जंप, रॉक क्लाइंबिंग या तैराकी। जिसमें से हमारा राइट आंसर होगा ट्रिपल जंप। ठीक। बात करें कि अर्पिंदर सिंह पंजाब के एक भारतीय ट्रिपल जंपर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्वेन-सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, हर्षवर्धन या इनमें से कोई नहीं। हमारा राइट आंसर होगा हर्षवर्धन के समय ह्वेन-सांग भारत आया था। चीनी यात्री ह्वेन-सांग हर्षवर्धन के समय भारत आया। उन्होंने कहा कि यह इलाका सतलुज और यमुना दो नदियों के बीच में स्थित है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किसे आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? कृष्णदेवराय, राजेंद्र चोल, हरिहर या बुक्का? तो कृष्णदेवराय को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है। कृष्णदेवराय कर्नल राज्य राम रमण आंध्र भोज और मोरू रायरा गंडा जैसे अन्य नामों से भी जाने जाते हैं। वह तुलुवा वंश के थे जो 1509 और 1529 के दौरान विजयनगर साम्राज्य के सम्राट थे। ठीक, नेक्स्ट बात करें कि उनकी आखिरी लड़ाई 1520 में लड़ी गई रायचूर की लड़ाई थी, जब उन्होंने बीजापुर के इस्माइल आदिल शाह से रायचूर का किला हासिल कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनिंग द इनर बैटल ब्रिंगिंग द वेस्ट वर्जन ऑफ U2 क्रिकेट नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो कौन है? ऑप्शन है केन विलियमसन, ब्रेटली, डेविड वार्नर, शेन वॉटसन। तुम्हारा राइट आंसर होगा सेट वॉटसन ही, इसके लेखक शेन वॉटसन हैं। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन की कि असम का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य, गिरवन या कान्हा किसली? तुम्हारा सर राइट आंसर होगा काजीरंगा। काजीरंगा असम में एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक राष्ट्रीय उद्यान अपने पर्यावरण के साथ साथ वन्य जीवों के संरक्षण के लिए समर्पित क्षेत्र है। और बात करें कि यह आमतौर पर लगभग 100 से 500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला एक छोटा रिजर्व होता है। जैव मंडल रिजर्व के अंतर्गत एक या एक से अधिक अंतरराष्ट्रीय उद्यान भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने हड़प नीति की शुरुआत की? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपेन, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड वारेन हेस्टिंग? इसमें से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कौन सा? लॉर्ड डलहौजी। मुख्य साधन जिसके माध्यम से लॉर्ड डलहौजी ने अपनी राज्य हड़प नीति लागू की वह थी हड़प नीति। हड़प नीति के तहत जब एक सुरक्षित राज्य के शासक की मृत्यु एक प्राकृतिक उत्तराधिकारी के बिना हो जाती है तो उनकी या उनके राज्य को देश की सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार दत्तक पुत्र को अपनाने की स्वीकृति नहीं थी। नेक्स्ट, 1848 में लॉर्ड डलहौजी ने गवर्नर जनरल के रूप भारत में आया। लॉर्ड डलहौजी अवध राज्य को हड़पने का इच्छुक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल? तो राष्ट्रपति होगा। संविधान के अनुच्छेद 223 के तहत, किसके तहत? 223 के तहत कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कि हड़प्पा खालिस्तान द्वारा खोजा गया एक स्थल है। तो आर.डी. बनर्जी द्वारा, दयाराम साहनी द्वारा, ए.ओ. ह्यूम द्वारा या ए.बी. अलेक्जेंडर द्वारा? तुम्हारा राइट आंसर होगा दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा खोदा गया, आर.डी. बनर्जी द्वारा। ठीक, नेक्स्ट आगे बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता, अगर बात करें कि एनसीईआरटी के तहत 2500 से 1750 ईसा पूर्व का टाइम पीरियड मानता है। ठीक, हड़प्पा पूर्वी पंजाब प्रांत का एक स्थल है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा की खोज पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मैकमोहन रेखा खालिस्तान के बीच सीमा रेखा बनाती है। भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, भारत और नेपाल या भारत और भूटान? हमारा राइट आंसर होगा भारत और चीन के बीच ये सीमा रेखा बनाती है। कौन सी? मैकमोहन रेखा चीन तिब्बत क्षेत्र और भारत उत्तर पूर्व क्षेत्र के बीच की सीमा रेखा है। यह ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन हेनरी मैकमोहन के द्वारा 1914 में शिमला सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट
बात करें कि कर्म नृत्य किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? भील जनजाति, गोंड जनजाति या सहारिया जनजाति? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गोंड जनजाति द्वारा। तो भील जनजाति द्वारा घूमर नृत्य मनाया जाता है और सहरिया जनजाति द्वारा लहंगी नृत्य मनाया जाता है। गुर्जर जनजाति द्वारा चारी नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत का सर्वोच्च सम्राट माना जाता है या जाना जाता है? पंडित रविशंकर, आमिर अली खान, अमजद अली खान या किशन महाराज? तो अमजद अली खान को सर्वोच्च सम्राट की उपाधि दी जाती है। ये पंडित रविशंकर हमारे कौन है? ठीक, इनकी भी बात करते हैं आगे। तो उस्ताद अमजद अली खान, जिन्हें सर्वोच्च सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। बात करें इनके पुरस्कार तो इनको पद्मश्री 1975 में, पद्म भूषण 1991, पद्म विभूषण 2001 में और संगीत नाटक अकादमी 1989 में दिया गया था। पंडित रविशंकर हमारे एक सितार वादक हैं। अमर अली खान एक भारतीय अभिनेता हैं। पंडित किशन महाराज एक तबला वादक हैं जो कि कथक से संबंधित हैं, यानी यूपी से। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल विश्व का सबसे पुराना प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है? राखीगढ़ी, सिसई कालीरवन, पेड़वार, बांस? तुम्हारा राइट आंसर होगा राखीगढ़ी। राखीगढ़ी एक हरियाणा का एक गांव है। दुनिया में सबसे प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, सरस्वती नदी के मैदान में स्थित है। यह एक पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध स्थलों में एक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 3 बार राखीगढ़ी की खुदाई की है। ये हो गए हमारे आज के 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन हो गए, टॉप 25 क्वेश्चन। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो हम आपके पास लाते रहेंगे। जय हिंद।